महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। बुलेटिन की शुरुआत सीकर के वीर सपूत को सलाम से। सीकर के सपूत महेश मीणा को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद महेश मीणा को उनके पैतृक गांव लापुआ में अंतिम विदाई दी गई। यहां पर शहीद के अंतिम संस्कार में जन सैलाब देखने को मिला। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल के अरिपाल इलाके में 5 जनवरी को हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ की 180 बटालियन के कांस्टेबल जीडी महेश कुमार मीणा गोली लगने से घायल हो गए थे। मीणा को पहले 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया और फिर उन्हें उधमपुर कमांड अस्पताल ले जाया गया। वहां हालात नियंत्रण से बाहर होने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में एयरलिफ्ट किया गया और इलाज के दौरान सोमवार को दिल्ली में उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। शहीद जवान मीणा राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब शहीद महेश मीणा को मुखाग्नि दी जा रही थी। अंतिम विदाई के लिए जन सैलाब यहां पर उमड़ पड़ा लापुआ में। गर्व और गम दोनों को दर्शाती ये तस्वीरें। महज 38 साल की उम्र में महेश मीणा को शहादत मिली। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल भी करती हैं कि आखिर कब तक और कितनी शहादत। इसकी रक्षा करते हुए अपने आप को शहीद करना, इससे बड़े गौरव की बात कोई हो नहीं सकती। महेश मीणा के ऊपर हमें बहुत नाज है, हमारी पूरी शेखावाटी को नाज है। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही हम सब लोग कामना करेंगे कि इनका परिवार स्वस्थ रहे और हमारी शेखावाटी के कण कण में जो ये देश के रक्षा करते हुए शहीद होने का जो जज्बा है, यही हमें पूरे दुनिया में, पूरे देश में हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। निश्चित रूप से हमारे गुरुजी का बेटा गया है, लेकिन हम सब का बेटा था और एक भारत माता की, हम सब की, पूरे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को शहीद किया है। मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई सौभाग्य किसी भी माँ बाप का हो नहीं सकता कि उसका बेटा देश की रक्षा के लिए शहीद हुआ हो। शेखावाटी का सपूत मास्टर जी गोदराज जी मीणा का सपूत, जो आतंकवादियों से लड़ते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए न्योछावर हो गया, उसके लिए उसको मैं मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवानों में, जो कि शेखावाटी की जनता के रग रग में भरा हुआ है, देश की रक्षा करते हुए बहुत से शहीद हुए हैं, उसी के अनुसार आज हमारा महेश शहीद हुआ है। परिवार को भी बहुत बड़ा दुख है, लेकिन हमें खुशी है कि आज जितना सम्मान उनको मिला है, आज तक किसी को भी सम्मान नहीं मिला। मैं आज उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान, और उनके परिवारजनों को ये दुख झेलने का, सहन करने का शक्ति प्रदान करे। वीर भूमि शेखावाटी में जो आज शहीद हुए हैं भाई, उनके नाते से आज जिस तरह से देश सेवा करते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, आज देश और हमारा विशेष तौर से राजस्थान की धरती उनको नमन करती है। जिस प्रकार से उन्होंने देश सेवा करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है, ये हमें सबको एक प्रेरणा देता है, हमारे नए बच्चों को प्रेरणा देता है कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। और अब बात नई सरकार के नए सत्र की, जिसे आज नया स्पीकर भी मिल गया। सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला। 4 बार के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी का 3 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव विधानसभा के सुचारू संचालन में काम आएगा। सीपी जोशी की नई पारी, प्रोफेसर से विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को 15वीं विधानसभा में नई और अहम जिम्मेदारी मिली है।
विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके सीपी जोशी अब राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली, इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। किस्मत के खेल में एक वोट से विधायक बनने से चूके सीपी जोशी का सीएम बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन अब वो विधानसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। साइकोलॉजी में पीएचडी कर सीपी जोशी ने अपने करियर की शुरुआत भले ही एक लेक्चरर के तौर पर की, लेकिन जोशी ने जल्द ही सियासत की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। साल 1980 में दिग्गजों का टिकट काटकर जोशी को विधायक का टिकट दिया गया और सीपी जोशी ये चुनाव जीतकर 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से 4 बार विधायक बन चुके हैं। जोशी 2009 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इस दौरान सीपी जोशी ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय के मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में सीपी जोशी कांग्रेस के महासचिव बने और उन्हें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का पार्टी प्रभारी बनाया गया। सीपी जोशी के पार्टी प्रभारी रहते बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। जोशी ने सियासत के साथ ही क्रिकेट में भी हाथ आजमाया और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बहरहाल सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के मिशन 2019 के लिए बेहद अहम है। अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने सूबे की जातीय राजनीति को भी साधने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। जयपुर में सीएम निवास पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस का मंथन हो रहा है, जहां पर सबसे पहले चित्तौड़गढ़ सीट पर फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद है। आपको बता दें कि आज 6 लोकसभा सीट के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। जयपुर में सीएम निवास पर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस का मंथन हो रहा है और जहां सबसे पहले चित्तौड़गढ़ सीट पर फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज कुल 6 लोकसभा सीट के लिए फीडबैक लिया जा रहा है। और संवाददाता दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल अभी क्या कुछ मंथन चल रहा है? दीपक, देखिए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से जो रायशुमारी का दौर है वो चला रही है और यही वजह कि कल 3 लोकसभा सीटों को लेकर उन्होंने वहां के जो स्थानीय नेता है उनसे फीडबैक किया था और आज 6 लोकसभा सीटों को लेकर यहाँ पर फीडबैक किया जा रहा है। दोपहर करीब 1:30 बजे बाद में बैठक शुरू हुई थी, जिसमें सबसे पहले चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के तो तमाम नेता थे। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री थे उनसे सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और इसके अलावा जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उनके अलावा 2 सह प्रभारी तरुण कुमार और विवेक बंसल, इन तमाम लोगों ने फीडबैक यहाँ पर लिया है। और अभी राजसमंद जिले का जो राजसमंद लोकसभा सीट को लेकर जो फीडबैक है वो भी किया जा रहा है। इसके अंदर तमाम जो नेता हैं वो भी मौजूद है। सीपी जोशी भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा प्रभारी मंत्री हैं उदयलाल आंजना, वो भी इसके अंदर मौजूद है और उन तमाम
नेताओं से फीडबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भीलवाड़ा की इसके बाद में तुरंत जो भीलवाड़ा लोकसभा है उसकी बैठक होगी, उसके बाद में जालोर, सिरोही, उसके बाद अजमेर और फिर उसके बाद में जयपुर शहर की बैठक होगी। और कुल मिलाकर कांग्रेस सबसे पहले इस बार जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय जो कार्यकर्ता, उनसे फीडबैक ले रही है और यही वजह है कि लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है और जिन लोगों का नाम सूची में उनको अंदर बाकायदा प्रवेश दिया जा रहा है और उन तमाम लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जो तमाम बड़े नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के, वो वहाँ पर फीडबैक देते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपक, तो कुल मिला के अभी फीडबैक और मंथन का दौर यहाँ पर जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता है अगली खबर का। आगरा में राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और कांग्रेस विधायक मलिंगा पर आरोप है कि राजस्थान से कक्षा 9वीं का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद अब डीआईओएस ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं और इस जालसाजी के मामले में फंसे विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। धौलपुर के थे गिरिराज सिंह, उनका सर्टिफिकेट फर्जी सत्यापन में मिला, जो फॉर्म भरा है तो उसी पे थाने में तहरीर दी गई है। वो कक्षा 10 का जो फॉर्म भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो फर्जी था। कक्षा 9 का जो रजिस्ट्रेशन दिखाया था ऐसे विद्यालय से दिखाया था जहाँ पे विद्यालय संचालित नहीं। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कक्षा 9 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से गिरिराज सिंह मलिंगा ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिकायत हुई तो जांच में कक्षा 9 का प्रमाण पत्र विधायक जी का फर्जी पाया गया। अब विधायक के खिलाफ डीआईओएस ने तहरीर भेजी है थाना एमएम गेट आगरा में और जल्द ही विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और अब बात सितमगढ़ स्वाइन फ्लू की, जिसके सामने जनता लाचार है और सरकार परेशान दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार मौत के वायरस पर लगाम लगाने के लिए घर घर जा रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, लेकिन मौत दिन ब दिन प्रदेश में अपने पैर पसारती जा रही है। स्वाइन आउट ऑफ कंट्रोल, जनता लाचार, सरकार परेशान। स्वाइन फ्लू पर जागो सरकार, मौत को कोई तो रोको। जी हां, प्रदेश में स्वाइन फ्लू की सांसें अभी तक टूट नहीं पाई है। मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वाइन से मरने वालों का आंकड़ा 35 को पार कर गया है, जबकि 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 25 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं। उनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी आंकड़े सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। प्रदेश के 15 जिलों में स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र जोधपुर है, जहां अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जयपुर में 349 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अब जिले दर जिले मौत के वायरस का कहर को समझिए। बात जोधपुर की जाए तो यहां अब तक स्वाइन फ्लू के 248 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब तक यहां 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सीकर में 34 पॉजिटिव केस, 3 लोगों की मौत। नागौर में 17 पॉजिटिव केस, 3 लोगों की मौत। जयपुर में 349 पॉजिटिव केस, 2 की मौत। कोटा में 18 पॉजिटिव केस, 2 की मौत। बाड़मेर में 29 पॉजिटिव केस, 1 शख्स की मौत। उदयपुर में 27 पॉजिटिव केस, 1 शख्स की मौत। अजमेर में 20 पॉजिटिव केस, 1 मरीज की मौत। पाली में 20 पॉजिटिव केस, 1 शख्स की मौत। जालौर में 14 पॉजिटिव केस, 1 की मौत। जैसलमेर में 9 पॉजिटिव केस, 1 शख्स की मौत। गंगानगर में 10 पॉजिटिव केस, 1 व्यक्ति की मौत। प्रतापगढ़ में 5 पॉजिटिव केस, 1 की मौत। वहीं राजसमंद और टोंक में 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जहां 1 मरीज की मौत हुई है। ऐसे में अगर पांव पसारती मौत पर जल्द शिकंजा नहीं कसा गया तो स्वाइन और कई लोगों की सांसें छीन सकता है। सचिन शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।
आयकर विभाग ने सवाई माधोपुर के अग्रवाल बंधुओं के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई शुरू की है। श्रीराम बिल्डर्स के नाम से रियल एस्टेट कारोबार करने वाले अग्रवाल बंधुओं से जुड़े 26 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की गई है। आयकर विभाग ने ग्रुप के मालिक ओम अग्रवाल और अशोक अग्रवाल से जुड़े जयपुर में 15 ठिकानों पर और सवाई माधोपुर में 11 ठिकानों पर छापे मारे हैं। छापे की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। वर्ष 2019 की आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई ओम ग्रुप पर की है। ओम अग्रवाल और अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही हैं। आयकर विभाग ने जयपुर और सवाई माधोपुर के कुल 26 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं जयपुर के दुर्गापुरा गोपालपुरा बाईपास पर। यहाँ पर श्री राम ग्रुप, जो कि अशोक अग्रवाल का ये ग्रुप बताया जा रहा है, इसमें ओम अग्रवाल और अशोक अग्रवाल जिनका बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार है, इसके अलावा रियल एस्टेट का कारोबार भी इनका यहाँ पर बताया जा रहा है। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये जो अग्रवाल बंधु हैं बहुत बड़े पैमाने पर कमाई तो करते हैं, लेकिन इस कमाई को आयकर रिटर्न पर नहीं दर्शाते हैं। आयकर विभाग ने जब प्रारंभिक स्क्रूटनी इस केस की थी तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर यह सामने आया है कि आयकर को टैक्स कम जमा करवाया जाता है, जबकि इनके द्वारा जो कमाई की जाती है उसको अपने 2 नंबर के धंधों में खपाया जाता है। आयकर विभाग की टीमों ने अभी जाँच शुरू की है। ये जाँच 1 या 2 दिन चल सकती है। इस जाँच में बहुत बड़े पैमाने पर बेनामी संपत्तियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा बड़े काले धन का खुलासा भी इस कार्रवाई में हो सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब खबर उदयपुर से, जहां पर नेशनल हाईवे पर अचानक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो जहां पर था वो घंटों वहीं खड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ हाईवे पर और क्यों मचा हड़कंप, देखिए रिपोर्ट में। उदयपुर में सड़क पर सनसनी, हाईवे पर आग से बचा हड़कंप, चलती ट्रक में लगी भीषण आग, सड़क पर धू-धू कर जला ट्रक, बर्निंग ट्रक से हाईवे हुआ जाम। उदयपुर के खेरवाड़ा में जब इस चलती ट्रक ने आग पकड़ी तो नेशनल हाईवे 8 पर लंबा जाम लग गया। बर्निंग ट्रक को देखकर जो जहां था वहीं रुक गया। वाहन चालकों ने ट्रक से वाजिब दूरी बनाए रखी, नहीं तो ट्रक की आग कहर बरपा देती, दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेती। सड़क पर धू-धू कर ट्रक चलता रहा। ट्रक में आग लगने की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम 3 घंटे देरी से मौके पर पहुंची और जब तक ट्रक की आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी। पहले चिंगारी उठी और फिर देखते ही देखते ट्रक से आग की लपटें निकलने लगी। जिस वक्त ट्रक में आग लगी उस वक्त ट्रक उदयपुर से पुणे जा रहा था। जब तक ट्रक आग की लपटों में घिरा रहा तब तक हाईवे पर जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और घंटों के बाद जाम से लोगों को निजात मिली। उदयपुर से कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। बड़ी अजीब दास्तान है ये। जिनको सरकारों को सहूलियत देनी चाहिए वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकार है कि दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। विभागों को उनकी योजनाओं की जानकारी नहीं और सरकारी दावे है कि दम भरते रहते हैं कल्याणकारी योजनाओं का। कैसे दूर होगी दर्द की ये दास्तान, कैसे हो गुजर बसर, दिव्यांगों का दर्द सुनो सरकार, इनको सहूलियत दो सरकार। सुना है सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनो। इसी कसक भरे गुहार एक गम के साथ विकास का दावा करने वाली सरकार के राज्य में राजधानी जयपुर के मानसरोवर के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद पिछले 5 महीनों से सरकारी विभागों के चक्कर काट रहे हैं, वो भी तब जब वो अपने कदमों पर चल भी नहीं सकते। वो दर दर के धक्के खा रहे हैं और फाइलें विभाग की अलमारियों में धूल फाक रही हैं। दिव्यांगों के मोटराइज्ड स्कूटी योजना को इतना जटिल बना दिया कि समाज कल्याण से अब सांसद और विधायकों के कोटे में आ गिरी है। जहां चाहत होने के बाद भी उन्हें स्कूटियां नहीं मिल रही है। जयपुर के रहने वाले ओम प्रकाश सैनी और उनकी पत्नी दोनों ही दिव्यांग है।
उन्हें आस्था कार्ड जारी तो हो गया, लेकिन पिछले 2 साल से आस्था कार्ड से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। चाहे फिर बात राशन की हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की। सबसे बड़ा मजाक तो ये कि आस्था कार्ड में राशन मिलने की योजना है, लेकिन राशन की मशीनों पर कार्ड एक्टिवेट तक नहीं है। मैं और मेरी पत्नी दोनों विकलांग है। हमारे को एक आस्था कार्ड जारी किया गया है, लेकिन आस्था कार्ड से हमारे को विश्वास उठ गया है बिल्कुल, क्योंकि आस्था कार्ड में कहा जाता है कि बीपीएल से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन मैं इसका भुगतभोगी हूँ कि मुझे पता है कि एक जनरल आदमी को जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है वो भी इस आस्था कार्ड से प्राप्त नहीं हो रही है। एक तो ऊपर वाले की मार, ऊपर से सरकार की ऐसी बेरुखी। ऐसे में ये दिव्यांग अपना दर्द सुनाए तो सुनाए किसे। अब आपको ले चलते हैं जयपुर के झालाना। जरा मिलिए इस परिवार से, जहां एक ही परिवार में 4 भाई बहन हैं, लेकिन चारों की जिंदगी में गम किसी पहाड़ से कम नहीं। चारों दिव्यांग हैं, लेकिन 3 बेटियां और 1 बेटा दिव्यांग होने के बावजूद इस पिता के हौसले को सलाम करना चाहिए, जो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन दर्द ये है कि अभी तो पिता है, इसलिए बच्चों का गुजारा हो रहा है, लेकिन पिता के बाद उनका कौन सहारा होगा, ये चिंता उन्हें दिन रात सताए जा रही है। सरकारी दावे काफूर है और परिवार मजबूर। बच्चों और पिता के हिस्से में चिंताओं और मुफलिसी के अलावा कुछ भी नहीं आया है। हम चारों विकलांग ही हैं। अभी कौन संभाल करता है? हमारा कौन, ऊपर वाला ही बस रखवाला है, और तो कोई किसी ने हेल्प नहीं की हमारी। तो मेरे 4 बच्चे विकलांग हैं, चारों चल नहीं सकते हैं, और इतनी परेशानी है कि मैं हूँ जब तक तो हूँ, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सरकार की योजना तो बहुत है, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है हमारी। कोशिश करिए आप। हाँ, गया था मैं, गहलोत जी के पास भी गया था पहले। ये बेकदरी क्यों है, इसके भी अपने कई कारण हैं। खास तौर पर प्रदेश की 2.5% जनसंख्या का कोई संगठित वोट बैंक नहीं है। नहीं तो इनके लिए भी बड़े बड़े नेता कर्ज माफी जैसे कई घोषणाएं कर देते। समाज कल्याण विभाग है, लेकिन उनके पास अन्य विभागों का भी काम है। खाना पूर्ति का काम अलग से है, जिसे वे बदस्तूर जारी रखते हैं। आंकड़ों की इस बाजीगरी के बीच पिस रहे हैं तो बस दिव्यांग। सरकार ने जन जागृति लाई भी नहीं, और उसके अलावा जो पहले जो सरकार के अंदर आस्था कार्ड के प्रति जो थी, SMS में जो सरकारी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल में होती थी, वो सारी योजनाएं सरकार ने बंद कर दी, उसको भामाशाह में कर दिया। अब भामाशाह सबका चालू तो है नहीं, भामाशाह उसी का चालू था जिसको अनाज मिलता था, और सबको इनको अनाज मिलता नहीं है, अनाज राशन वाला देता नहीं है। तो वो आस्था कार्ड से तो आस्था रहेगी, बाकी मिलाना कुछ नहीं हुआ। विकलांग अपना आपको। दिव्यांगों के दर्द पर हमारी ये स्पेशल सीरीज जारी है। इन दिव्यांगों का दर्द अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और विभाग के कानों तक जू नहीं रेंग रहा। कुंभकर्णी नींद में सोया है सरकारी अमला, योजनाओं का दम भर रहा है, और उधर दिव्यांगों का दम निकला जा रहा है। इन कल्याणकारी योजनाओं से कल्याण की आस लगाए लाखों दिव्यांग बस यही कह रहे हैं, कभी तो हमारी भी सुनो सरकार, हमको भी गुजर बसर के लिए सहूलियत दो सरकार। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।